नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 14/12/2017 क्वेश्चन पेपर जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर 14/12/2017 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर आया था आपका। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं मूलविधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। इन्हीं सभी के प्रश्न को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और इससे पहले की 3 वीडियोज़ अपलोडेड हैं, यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वहाँ पर भी हम लोगों ने मूल, संविधान और सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। यह कहाँ दिया हुआ है संविधान में? तो अनुच्छेद 233 में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो कृषि ऋण भूमि बंधक योजना के तहत स्वीकृत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि विषुवीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है। तो यह 6 महीने के बाद घटित होता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार लेना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो यह कौन सा निकाय था, स्वायत्त निकाय? तो यह था राष्ट्रीय महिला कोष, जिसको 1993 में स्थापित किया गया। ठीक है, और 1992 में एक आयोग स्थापित किया गया था, वो भी महिला से ही संबंधित था। कौन सा था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग था। इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था। उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। तो यह जो है लाल बिहारी मुकदमा है, और आजमगढ़ में जो है रहने वाले थे, ये आजमगढ़ के निवासी थे ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो कि उत्तर कोरिया में हुआ, तो आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसे ISIS कहेंगे, और परमाणु उपकरणों के सुरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था वाशिंगटन में 31 मार्च से 1 अप्रैल 2016 की अवधि पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वे निर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। तो क्या उल्लिखित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से? तो यहाँ ये उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक जो DPSP हैं स्टेट्स के, तो सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो उल्लेख है, मतलब जो मेंशन किया गया है, वो क्या क्या कहाँ पर? आर्टिकल 51 में, अनुच्छेद 51 में। और नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो लक्ष्य होता है वह सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का होता है। तो यह आपको जो है याद रखना है। देखिए, इसी के अनुसार फिर आगे बताया गया है इसको आपको थोड़ा और डिटेल में। इसमें ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, ठीक है, DPSP के अनुसार राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों का बनाए रखना। ये भी DPSP कहता है। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कि वो उनका जो लक्ष्य है, उनका जो उद्देश्य है वो यही है। सी कहता है कि संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय वादों में मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन तथा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। ये सभी जो है DPSP के उद्देश्य होते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय वादों में मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ प्रश्न है आपका कि सामान्यतः लोकसभा की बैठक में, यहाँ पर आपको उचित उत्तर यहाँ पर देना है। तो बैठक के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो लोकसभा की बैठक में जो पहले घंटे होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट आवर होता है, क्या होता है? फर्स्ट आवर। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यह प्रश्नकाल है। क्या है? लोकसभा की बैठक में जो पहला घंटा होता है उसमें सिर्फ प्रश्न किए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, ये मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार है उनको संदर्भ में यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है कि इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लें। जैसे कि अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि इसके तहत राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर प्रभाव डालती है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं आपके भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है 19 सब क्लॉज 2। ठीक है, फिर जो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। मतलब यदि 352, ठीक है, अगर इमरजेंसी जो है लागू कर दी जाती है, नेशनल इमरजेंसी अगर लागू हो जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो 358 के तहत जो आपका अनुच्छेद 19 है ये स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, जबकि अन्य मूल अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, जो कि 44वां संशोधन में ये बात कही गई थी कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, अन्य अधिकारियों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। मतलब और जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं इनको छोड़कर बाकी और जो फ्रीडम राइट्स मिले हुए हैं आपको, फंडामेंटल राइट्स, उनको भी सस्पेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति। किस आधार पर? अनुच्छेद 359 के आधार पर। मतलब 358 के आधार पर आपका जो अनुच्छेद 19 है इसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, और 359 के आधार पर जो और भी जो आपको स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी में। बट लेकिन एक आपको याद ये रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, बल्कि न्यायालयों द्वारा केवल उनके परिवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है। ठीक है, मतलब उनका जो एनफोर्समेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो सस्पेंड कर दिया जाता है। बाकी जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं सस्पेंड किए जाते हैं। फरवरी 2016 में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, इसका क्या लैमित्ते नाम था, क्या था? लैमित्ते के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ था? तो ये हुआ था सेशेल्स। माहे द्वीप पर जो है ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास चला था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा इसकी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकिल बीन की छानबीन की जाती है। तो कौन सी वह संकल्पना है? तो संकल्पना है आपकी डंपस्टर डाइविंग। क्या बोलते हैं? डंपस्टर डाइविंग। ये कंप्यूटर का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह यह है कि विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया है। कहाँ तक कर दिया गया है? 15% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? तो वह जांच प्रक्रिया है चुनाव याचिका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार
अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है? तो भारत में जो निगमित कंपनियां हैं, क्या हैं? निगमित कंपनियां हैं, गैर सरकारी संगठन हैं और विदेशी, ये लोग जो है सूचना का आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब ये लोग आरटीआई फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह है कि लगभग हर डैश, मतलब लगभग कितने साल में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और डैश वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है? तो 10 वर्ष में किया जाता है पारित और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है कि ROM में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब रोम में, ठीक है, रोम में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह है, तो वह है बायोस, जिसे बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। तो सामाजिक वानिकी का जो है तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक स्थानांतरण खेती, जिसे आप बोलते हैं बेवर, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। दहिया भी कहते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इसको दहिया भी कहते हैं मध्य प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं पेड़ू या पेंडा कहा जाता है। किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उद्घाटन इसका किया गया था 28 फरवरी, गठन 26 फरवरी में हुआ। किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में जो है बात बोली गई थी कुछ, वो क्या बोली गई थी यहाँ देखते हैं। न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे, ठीक है। मतलब जो आपकी समिति है, इसके संदर्भ में न्यायालय जनहित याचिका को लेकर क्या कर सकता है? तो वह समिति बैठा सकता है या आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है जो उस मामले की रिपोर्ट जो है छानबीन कर जमा करेगा न्यायालय में, ठीक है। समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतकर्ताओं को संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। तो ये जो है किया जा सकता है आयुक्त और जो आपकी समिति है उनके शक्तियों से संबंधित प्रश्न था ये। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष कब हुआ था? में कार्यान्वित हुआ कि जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानून की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। तो 1951 में कौन सा भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में हुआ, और उसी में जो है स्वतंत्रता के दुरुपयोग की बात हुई थी, तो उसको जो है सस्पेंड किया गया, और जमींदारी उन्मूलन कानून था तो इसको भी रिपील किया गया। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बोलते हैं इसको 1951 का। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि जिन महिलाओं की आय कितनी है? 6 लाख रुपए है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके लिए आयकर दर कितना रखा गया था? तो 20% रखा गया था, लेकिन अब कितना रखा गया 2021-22 में, 2021 में? तो यह 10% रखा गया, वो भी वैकल्पिक होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था यातायात संकेत से। ये यातायात संकेत मिला है आपको, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आगे 2 मोड़ हैं, पहला बाईं ओर है, दूसरा दाईं ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 409 किस विषय से संबंधित है? तो यह है आपराधिक विश्वास भंग के विषय से संबंधित है। 405 और 409 आपराधिक विश्वास भंग से। अगला क्वेश्चन है आपका किस केंद्र मंत्री ने अंतर राज्य परिषद ICC
की 12वीं स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो यह की थी राजनाथ सिंह ने। आईसीसी की जो है अध्यक्षता की थी इन्होंने। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? तो जो फिएट मनी होता है इसको आप बोलते हैं अधिदिष्ट मुद्रा, जिसे लोगों को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि इसे कानूनी समर्थन प्राप्त है। सिक्के तथा जो करेंसी है वो अधिदिष्ट मुद्रा है। मतलब जो सिक्के और जो नोट हैं तो वो क्या है, अधिदिष्ट मुद्रा कहलाती हैं और इसको जो है हर एक नागरिक को मानना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है, नहीं तो उसके जो है विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दर बदली आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? तो जो आपका 10वीं अनुसूची है उसमें जो है एंटी डिफेक्शन लॉ दिया हुआ है और ये जो 52वां संवैधानिक संशोधन था 1985 में, उसी में ये जो है प्रावधान लाया गया था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था? तो 1939-1945 जो है उस समय था और उस समय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। और 43 से 47 तक रहे लॉर्ड वेवेल। जो अगला प्रश्न है आपका वो ये है कि भारत के, अच्छा ये आपका देखिए दूसरे विश्व युद्ध का है, पहले विश्व युद्ध में कौन था वाइसरॉय, आप बता सकते हैं? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव थे 2015-19 में प्रदीप कुमार सिन्हा और जो 19 में से जो बने हैं वो है राजीव गौबा। कौन है? राजीव गौबा मंत्रिमंडल सचिव हैं ये। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या कितनी है? तो ये है 31 से 40। ठीक है, तो जो जैव विविधता संवेदनशील स्थल हैं ऐसे क्षेत्र हैं जो स्थानिक प्रजातियों के लिहाज से अत्यंत समृद्ध होते हैं और साथ ही ऐसे क्षेत्र मानव गतिविधियों से काफ़ी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को जैव विविधता संवेदनशील स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका गैस्ट्रोनीमियस, क्या? गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो यह निचली टांग में जो है स्थित रहती है, पिछली तरफ। अगला प्रश्न है आपका कौन सी मांसपेशी है? तो गैस्ट्रोनीमियस ये आपके पैर में जो है निचली टांग के पिछली तरफ होती है। अगला प्रश्न है आपका जिंक का ऐसे क्या है, मतलब जिंक का और क्या है? तो है स्फ्लेरेराइट। क्या है? स्फ्लेराइट। अगला प्रश्न है आपका एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? तो यह हुआ था देवबंद आंदोलन से। 1913-1920 की बात है। ठीक है, देवबंद आंदोलन बेसिकली क्या था कि यहाँ पर जो मुस्लिम की जो टीचिंग्स थी उनके बारे में जो यहाँ पर पढ़ाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यह है कि किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो किसमें निभाई थी? यह आपकी निभाई थी जयप्रकाश नारायण ने और विनोबा भावे द्वारा 1951 में 1951 में भूमिका निभाई गई थी भूदान आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? तो वह करता है विदेश मंत्रालय। कौन करता है? विदेश मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं
तो यह निहित है अनुच्छेद 12 से 51A तक। अगला जो प्रश्न है आपका वह यह है कि भारतीय अपराध जांच विभाग CID का जनक किसे माना जाता है? तो राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को CID का जनक माना जाता है। समवर्ती सूची के विषय यहाँ पर आपको दिए हुए हैं और राज्य सूची के, जो कि आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो भूमि और भवन कर किसके अंदर आएगा? राज्य सूची के अंदर आएगा। पथकर भवन कर आएगा राज्य सूची के अंदर। वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा समवर्ती सूची आएगी, ठीक है, यूनियन लिस्ट में आएगा। और डाकघर और बचत खाते आएंगे, ये भी यूनियन लिस्ट में आएगा। अगला प्रश्न है आपका, मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके? तो यह थी परियोजना अनुवीक्षण दल, जिसे बोलते हैं PMG। इसका गठन कब हुआ? 2013 में हुआ। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट है पड़ी निवेश परियोजनाएं। कौन सी? ठप पड़ी निवेश परियोजनाएं से संबंधित कौन सी जो है योजना थी? तो परियोजना अनुवीक्षण दल PMG। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, बता सकते हैं आप? तो ये आप मुझे बताएं किस अनुच्छेद में जो है फाइनेंशियल बजट दिया गया है। यदि कोई क्वेरी है दोस्तों तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, alok_द्विवेदी52, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है। और यहाँ पर टेलीग्राम ये ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप में यदि आप जो है ऐड हो जाते हैं तो वहाँ आपको मिलती है इसकी PDF, ठीक है। लेकिन जब आप लोग मांगेंगे तभी आपको मिलेगी, ऐसे नहीं अपलोड की जाएगी। आखिर पता तो चले कि आप लोग जो है चाहते हैं पढ़ना और आपको PDF चाहिए। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।